इतिहास के पन्नों में ना कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि वीरता और स्वाभिमान की मिसाल बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है दिल्ली के आखिरी शेर पृथ्वीराज चौहान की। एक ऐसी दास्तान जिसमें शौर्य की धधकती आग भी है, एक अमर प्रेम कहानी की नरमी भी, और हाँ, एक ऐसा फैसला भी है जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो बात शुरू होती है 12वीं सदी के हिंदुस्तान से। एक ऐसा हिंदुस्तान जो बाहर से तो अरे वाह क्या आलीशान और मजबूत रियासतें थीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब आपस में बुरी तरह बटी हुई थीं। समझिए उस वक्त राजाओं में एकता नहीं थी बल्कि जिद थी, अहंकार था, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी। हर कोई बस ये साबित करना चाहता था कि सबसे बड़ा सूरमा वही है। और जानते हैं, उनकी यही आपसी फूट हिंदुस्तान को बाहरी ताकतों के लिए एक खुला मैदान बना रही थी। और ठीक इसी उथल-पुथल भरे माहौल में साल 1166 में अजमेर में जन्म होता है पृथ्वीराज का। पर देखिए, किस्मत ने उनके लिए क्या सोच रखा था। अभी वो किशोर ही थे कि उनके पिता राजा सोमेश्वर का साया सर से उठ गया, और इतनी सी उम्र में अजमेर जैसे बड़े साम्राज्य की पूरी बागडोर उनके कंधों पर आ गई। उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। वो एक माहिर घुड़सवार थे, एक जबरदस्त तलवारबाज और राजनीति की बिसात पर भी एक मंझे हुए खिलाड़ी। लेकिन उनकी एक काबिलियत ऐसी थी जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। शब्दभेदी बाण, मतलब सिर्फ आवाज सुनकर अंधेरे में भी दुश्मन को भेद देने की वो अविश्वसनीय ताकत। तो अब देखते हैं कि कैसे अजमेर का ये युवा राजा दिल्ली का सम्राट बना, कैसे उसने अपनी ताकत का लोहा मनवाया और अपने साम्राज्य का परचम लहराया। गद्दी पर बैठते ही पृथ्वीराज ने सबसे पहले अपनी फौज को फौलाद बनाया, सरहदों को ऐसा मजबूत बनाया कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। एक के बाद एक जीत हासिल करते हुए उन्होंने आखिरकार उस दौर के पावर सेंटर यानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और बस इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम का डंका बजने लगा। पर कहते हैं ना, ताकत अपने साथ दुश्मन भी लाती है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टकराव शुरू होता है जिसका असर सिर्फ दो राजाओं पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आने वाले कल पर पड़ने वाला था। तो अब मैदान में उत्तर भारत के दो सबसे बड़े ताकतवर आमने सामने थे। एक तरफ दिल्ली और अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयचंद, जिनकी आंखों में पृथ्वीराज की शोहरत किसी जहर की तरह छुप रही थी। ये लड़ाई सच पूछे तो दो राज्यों की नहीं, दो स्वाभिमान की थी। बात तब और बिगड़ गई जब जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा। सारे राजाओं को बुलाया सिवाय एक के, पृथ्वीराज चौहान। और उन्हें नीचा दिखाने के लिए क्या किया, उनकी एक मूर्ति बनवाई और उसे दरबान की जगह पर खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता तो अपना दिल पहले ही पृथ्वीराज को दे चुकी थी। उन्होंने भरे दरबार में सबको नजरअंदाज किया और सीधा जाकर उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। पृथ्वीराज वहां आए और संयोगिता को पूरे मान सम्मान के साथ ले गए। अब ये सिर्फ प्रेम की जीत नहीं थी, ये जयचंद के अहंकार पर एक सीधी चोट थी। और इसी एक घटना ने राजपूतों की एकता में वो गहरी दरार डाल दी जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जब घर के अंदर ही दीवारें खड़ी हो जाए ना, तो बाहर का दुश्मन दरवाजा खटखटाता ही है। पश्चिम से एक तूफान उठ रहा था जिसका नाम था मोहम्मद कोरी। और इसी तूफान ने इतिहास की दो सबसे भयानक लड़ाइयों को जन्म दिया, वो लड़ाइयां जिन्होंने उत्तर भारत की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। तराइन के मैदान में इतिहास दो बार दोहराया गया। 1191 में पहली जंग हुई। पृथ्वीराज की वीरता के सामने गोरी की फौज ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। गोरी को जिंदा पकड़ लिया गया, लेकिन यहां पृथ्वीराज ने राजपूती धर्म निभाया और उसे माफ कर दिया। यही शायद सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ठीक एक साल बाद गोरी फिर लौटा, इस बार दोगुनी ताकत और एक धोखे भरी चाल के साथ। उसने पीछे हटने का नाटक किया और जैसे ही राजपूत सेना आगे बढ़ी, उसके घुड़सवार तीरंदाजों ने पलटकर ऐसा हमला बोला जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। और यहीं इतिहास का वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या वो दया, वो माफी एक ऐतिहासिक गलती थी? क्या एक दुश्मन को बख्श देना अपने ही साम्राज्य की तबाही का न्योता बन गया? तराइन की हार के बाद
पृथ्वीराज की कहानी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है जहां से उनकी बहादुरी की सबसे अमर दास्तान शुरू होती है। उन्हें कैदी बनाकर गजनी ले जाया गया। कहते हैं कि वहां उस महान योद्धा के साथ वो जुल्म हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई ताकि हिंदुस्तान का वो शेर हमेशा के लिए बेबस हो जाए। लेकिन जंजीरों में जकड़ा शेर भी शेर ही होता है। घोड़ी ने मजाक उड़ाने के लिए पृथ्वीराज की उस मशहूर शब्दभेदी बाण कला का तमाशा रखवाया, और तभी उनके दोस्त और राजकवि चंद बरदाई ने एक दोहा पढ़ा। वो सिर्फ कविता नहीं थी, वो घोरी की मौत का फरमान था। उस दोहे के शब्दों में घोरी के तख्त की सही सही दूरी और दिशा छिपी हुई थी। आंखों में अंधेरा था पर कानों में दोस्त की आवाज गूंज रही थी। पृथ्वीराज ने उसी आवाज के सहारे धनुष साधा और तीर छोड़ दिया। एक बाण, एक अचूक निशाना, और वो तीर सीधा गोरी के सीने में जा धंसा। ये अंधेरे में स्वाभिमान की आखिरी और सबसे जोरदार दहाड़ थी। तो भले ही वो अपनी आखिरी जंग हार गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। वो बहादुरी की, सम्मान की और बाहरी ताकतों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने के जज्बे की एक मिसाल बन गए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कौन थे पृथ्वीराज चौहान? एक बेमिसाल हीरो जिनकी बहादुरी आज भी हमारे अंदर जोश भर देती है, या फिर एक ऐसे महान राजा जिनकी सिर्फ एक रणनीतिक चूक उन पर बहुत भारी पड़ गई? उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि महानता और धरती के बीच की वो बारीक लकीर ही है जो शायद इतिहास बनाती भी है और बिगाड़ती भी है।